यदि आप बिहार एसएससी का, रेलवे का या बीपीएससी शिक्षक भर्ती या एसएससी लेवल का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 का है, एसके जासर का देख सकते हैं विज्ञान। और इन बुक में जो है 396 पेज है और इन 396 पेज में से भी निचोड़ करके एक तरीके से समझिए टोटल 42 पेज का पीडीएफ है और ये आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। और ये 16 नंबर का पार्ट है। टोटल 21 वीडियो आपको होने वाला है और ये 16वां वीडियो है। ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इनमें से। तो चलिए लेकर चलते हैं पीडीएफ पे, आपको बताते हैं। बात करते यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का लास्ट था, ये आपको बताने वाले थे और यहाँ तक को बता चुके थे। अब आगे बताने वाले हैं इसी चैप्टर का, देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किन्हीं दो एक समान पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में निर्देशित होता है। जैसे F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटे R², इस तरीके से होता है। जहाँ की G का खोज जो है कैवेंडिश ने किया। G बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 Nm² प्रति kg² है। ये इस तरीके से है। और अगला पॉइंट है कि कैवेंडिश ने सुग्राही तुला के प्रयोग करके G के मान का खोज किया और मुक्त पतन में गिरने वाले वस्तु का वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये भी याद रखना है। अगला पॉइंट है किसी वस्तु का चांद पर भार जो होता है ये 1/6 पृथ्वी का भार होता है। यानी जितना उसका पृथ्वी पर भार होगा उसमें 6 से भागा दे दीजिए, यानी 1/6 भाग जो है उस व्यक्ति का चंद्रमा पर होगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे दाब बराबर होता है प्रणोद बटे क्षेत्रफल, दाब का ये मान होता है। और यहीं पे एक चीज़ और है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है ये समझिए। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव वस्तु के द्रव्यमान या भार के बराबर होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है, चित्र में दिया गया है। और हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, जहाज की गति में वृद्धि, तैरने या डूबने वाला सब उदाहरण जो है इसी से संबंधित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। अगला पॉइंट है हवा में लटके पत्थर के टुकड़े के भार के कारण रबर की डोरी में प्रसार का प्रक्षेपण कीजिए और पत्थर को पानी में डुबोने पर डोरी के प्रसार में कमी आ जाती है। यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ये उनके गुणनफल किसके बराबर होते हैं, तो ये होते हैं भार के बराबर। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान एवं उसके गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल जो होता है ये भार के बराबर होते हैं किसी भी वस्तु का। अब अगला चैप्टर आता है कार्य एवं ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, कार्य एवं ऊर्जा चैप्टर को। और इसका बात करें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कार्य एवं ऊर्जा का कि कार्य जैसे W बराबर होता है FS कोस थीटा, और यहाँ पे थीटा F एवं S के बीच का कोण होता है। इसी तरीके से 1 कैलोरी ऊर्जा बराबर होता है 4.2 जूल, यानी 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल ऊर्जा। और ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रा जो होता है ये किलोवाट में होता है, देख सकते हैं kWh जिसको कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है कि 1 kWh बराबर होता है 36 × 10⁵ जूल। और गतिज ऊर्जा जो होता है यहाँ पे दिया गया है, स्थितिज ऊर्जा का मान दिया गया है। देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वन लाइनर जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो बताते हैं। जिससे दिया गया है किसी वस्तु में स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब कोई वस्तु यानी जो है जब कोई वस्तु ऊपर फेंका जाता है तो Pe बराबर जो होता है माइनस में होता है, और जब कोई वस्तु नीचे गिरता है तो Pe का मान जो होता है ये प्लस में होता है। इसीलिए जो है P बराबर mgh कहा जाता है। और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है ये भी समझ लीजिए। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो होता है इसके अनुसार न तो ऊर्जा का नाश होता है न ही ऊर्जा का निर्माण होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है ऊर्जा को। ये कहता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा ये दोनों मिल करके जो है अचर बन जाते हैं। यही पाता है शक्ति क्या है, शक्ति जिसको पावर बोलते हैं।
शक्ति की बात करते देख सकते हैं कि कार्य करने की दर को या कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। और शक्ति एक अदिश राशि होता है। शक्ति का SI मात्रक जो होता है वाट एवं व्यवहारिक मात्रक जो है अश्व शक्ति होता है। 1 Hg बराबर होता है 746 वाट। और उद्योग में शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति एवं बड़े संयंत्र का मात्रक अश्व शक्ति एवं बहुत बड़ा संयंत्र का मात्रक kW होता है। और कार्य करने की दर शक्ति तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाता है देख सकते हैं। अब अगला चैप्टर है जिसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। चैप्टर का ही नाम है कि हम बीमार क्यों होते हैं। वाई डू वी फेल, वाई डू यू फील जो है वाई डू वी फॉल, हम बीमार क्यों होते हैं। इसके बारे में बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवों का वर्गीकरण जो है इस तरीके से दिया गया है। संक्रामक रोग से जो होते हैं और रोग उत्पन्न करने वाले जीवों का वर्गीकरण जो होता है ये इस तरीके से दिया गया है। इसको बांटा गया है वायरस में और बैक्टीरिया में, फंजाई कवक में और दूसरा प्रोटोजोआ और कृमि में। बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं वायरस जो होता है, वायरस में आ जाता है खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, बुखार, एड्स, ये सब वायरस है। और इसी में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं वायरस हो गया। और बैक्टीरिया में आ जाएगा टाइफाइड बुखार, हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, ये सब बैक्टीरिया हैं। फंजाई में आ जाएगा सामान्य त्वचा पर के रोग जो होता है ये फंजाई में आते हैं। और बात करते ये यहाँ पे देख सकते हो वायरस द्वारा जनित रोग और बैक्टीरिया द्वारा जनित रोग और फंजाई द्वारा जनित रोग, ये तीनों मिल करके जो होता है ये तीनों मिल करके कहलाता है गुणन अत्यंत तेजी से करता है। अब बात करें प्रोटोजोआ का, प्रोटोजोआ रोग में जो है मलेरिया, कालाजार आ जाता है। और कृमि रोग में जो है आंत्र कृमि, फील पाँव, और फील पाँव में भी मंद गुणन होता है। इसमें जो है ये इस तरीके से होता है वर्गीकरण। अगला यहाँ पे देख सकते हैं हम बीमार क्यों होते हैं, इसका वर्गीकरण था इस तरीके से। अब अगला चैप्टर आ जाता है प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक संपदा क्या है, प्राकृतिक संपदा से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। प्राकृतिक संपदा से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। और अगला पॉइंट है दहन की क्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की खपत होती है और CO2 का उत्सर्जन होता है। जब दहन की क्रिया होती है यानी कोई चीज़ जलता है तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन खत्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जित होता है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। और वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% पाया जाता है। और क्योंकि CO2 दो विधियों से स्थिर होती है, एक तो हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरण का उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं, और दूसरा बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट अपने कवच बनाते हैं। इस तरीके से जो है ये भी चैप्टर होता है प्राकृतिक संपदा का समाप्त। और अगला चैप्टर का नाम आता है देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये चैप्टर है। अब बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है। उदाहरण के लिए Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बनता है, जैसे Mg प्लस O2 से बनता है देख सकते हैं MgO। और ये MgO जो बना यहाँ पर नया पदार्थ ये उत्पाद कहलाता है, और Mg प्लस O2 जो है ये अभिकारक कहलाता है। ये तीर का निशान जो इस तरीके से जो होता है, इससे पहले जो होता है ये सब अभिकारक और जो बाद में बनता है उसको उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम श्वेत लेह के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद राख में बदला गया, यहाँ पर जो है देख सकते हैं उत्पाद के रूप में। और यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल करके दिया गया है देख सकते हैं। अब यहीं पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान एग्जाम्पल के लिए 6CO2 प्लस 12H2O से अभिक्रिया करता है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज का निर्माण करता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इस तरीके से ग्लूकोज का निर्माण करता है, इसको याद रखना है। अब आ जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या समान होता है तो संतुलित कहा जाता है। और समान
नहीं होता है तो उसको असंतुलित कहा जाता है। संतुलित में आपको पता चल गया, दोनों तरफ तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होगा, और असंतुलित में दोनों तरफ तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगा। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल दिए गए देख सकते हैं। आते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जोड़ना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें जुड़ करके नए पदार्थ करके, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके जुड़ करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसको ऊष्मा से उसी अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया इस तरीके से देख सकते हैं। कुछ अभिक्रिया का नाम विस्थापन अभिक्रिया यहाँ भी दिया गया है, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी बुक का है डायरेक्ट एग्जाम्पल। और यहाँ पर हम जो है आपको डायरेक्ट एक चीज़ अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बता दिया जाता है। चलिए यहाँ पर बता देते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख सकते हैं कि लोहा को जंग से बचाने के लिए उसमें निकेल क्रोमियम का लेप चढ़ाया जाता है, और लोहा को जंग से बचाने के लिए जिंक का परत चढ़ाना यात्स्यद लेपन कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। वियोजन मतलब टूटना, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। संयोजन मतलब जुड़ना, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण जो अवक्षेपक अभिक्रिया है। और Ag का रंग काला किसके कारण होता है, तो Ag2S के कारण होता है। और यहीं पे है किण्वन किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो किण्वन जो है ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब यहाँ पे और भी देख सकते हैं, बहुत सारा दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं और अच्छे तरीके से इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है बता सकते हैं। तो अगला चैप्टर है आ जाता है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल की बात करें तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अरहेनियस के अनुसार अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। चलिए इसका जो है और भी जितने भी क्वेश्चन है अम्ल, क्षार एवं लवण से जुड़े, ये सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।